नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। उम्मीद है आप लोगों ने होली बहुत अच्छे से मनाई होगी और फिर से एक बार त्योहार के बाद इतनी बिजी लाइफ होने के बाद पढ़ाई के लिए तैयार होंगे। तो छायावाद पढ़ रहे थे। छायावाद के अंतर्गत जो प्रमुख कवि हैं उनकी बात कर रहे हैं। इस क्रम में आज हम देखने वाले हैं निराला जी को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आप जानते हैं, छायावाद के 4 जो प्रमुख स्तंभ हैं उनमें से एक माने जाते हैं और महत्वपूर्ण कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। कुछ साहित्य के अंदर नया सृजन करने का श्रेय भी इनको जाता है। आगे हम देखेंगे इन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया है। तो शुरुआत आज के क्लास के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, रेशमा जी, नीलम जी, रवि जी, सुमित जी, रिंकी जी, मनोज जी और बाकी जो लोग जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत जो है कर रहे हैं आज की क्लास की। मैंने पीडीएफ बना लिया है क्योंकि क्लास लंबी हो जाती है, तो ये पीडीएफ कल मैं भूल गई थी। मैं कोशिश करूंगी 1-2 दिन में फिर से सारी पीडीएफ लगा दी जाएगी। ये पुराने विद्यार्थी जो हैं वो नोट अपना लेकर बैठेंगे। आपने जैसे क्लास में नोट्स बनाए होंगे बिल्कुल वैसे ही पीडीएफ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। बात कर रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। देखिए, इनसे जुड़ी हुई हर बात महत्वपूर्ण है। जो भी यहाँ पर पॉइंट आप इस नोट के अंदर देखेंगे वो सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो बहुत ध्यान से, आज की क्लास में पीडीएफ है तो ध्यान से सुने, लेक्चर की तरह इसको सुन लीजिए क्योंकि आप साथ में नोट्स बना नहीं पाएंगे। अगर बना सकते हैं तो बिल्कुल आप बनाइए। जन्म इनका कहाँ माना जाता है? 1896 महिषादल, बंगाल के अंदर। ये जगह वैसे साहित्यकारों का पूछा जाए चाहे नहीं पूछा जाए, इनका बहुत बार पूछा गया है किस साहित्यकार का जन्म बंगाल के महिषादल में हुआ था और कब हुआ था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जब आप बच्चन सिंह जी को पढ़ते हैं तो उन्होंने इनका जो जन्म दिया है वो 1999 दिया हुआ है। शायद वो सही नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी 1896 मानती है, सॉरी 1900 नहीं 1899 दिया हुआ है उन्होंने, लेकिन सही क्या है? 1896 है, इसी को सही मानेंगे। निधन इनका होता है 1800, मैं बार बार देखो 1896 में इनका जन्म हुआ था और 1961 में निधन हुआ था। तो समय इनका जरूर याद रखें, खासकर जन्म याद रखना है। पिताजी कौन थे? राम सहाय त्रिपाठी जी इनके पिताजी का नाम था और इनकी माता जी का नाम क्या था? रुक्मिणी देवी जो है इनकी माता जी हुआ करती थी। इसके अलावा बात करें, इनकी पत्नी का नाम पूछा गया है कि एक बार सवाल बना था, 2-3 साहित्यकारों की पत्नियां दी गई थी, किसकी पत्नी का नाम सही सुमेलित नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए इनकी पत्नी का नाम क्या है? मनोहरा देवी। और इनकी पुत्री जिनके ऊपर इन्होंने हिंदी का शोक गीत लिखा, सबसे बड़ा शोक गीत लिखा, उनका नाम था सरोज। तो सरोज को जरूर याद रखें, साथ में सरोज स्मृति, आगे हम उस पर बात करने वाले हैं। आपने पढ़ा था कि ये स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को मानते थे या उनके द्वारा जो दार्शनिक विचार दिए गए थे उस पर चलते थे। तो इनका आध्यात्मिक गुरु कौन या किसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे? स्वामी विवेकानंद जी को इन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया है और यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखेंगे। और दूसरा दर्शन जो है अद्वैतवाद, दर्शन क्या कहलाता है? मान्यता जो है आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद है और दर्शन कौन सा है? अद्वैतवाद है। ठीक, मनोज जी बहुत बहुत बधाई आपको भी, बाकी लोगों को भी। होली पर समय नहीं मिल पाया, वरना मन तो बहुत था कि होली पर एक लाइव क्लास करें, लेकिन आप जानते हैं जिस दिन फेस्टिवल होता है ऐसा लगता है जैसे सब हम ही संभाल रहे हैं। चले, बचपन का नाम इनका जरूर याद रखें, सूर्य कुमार नाम था इनका। अच्छा, सूर्य देवता जो है उनका खास दिन माना जाता है रविवार, तो कहते हैं इनका जन्म रविवार के दिन हुआ था, इसीलिए इनका नाम पड़ गया या इनके घर वालों ने नाम रखा रवि कुमार। लेकिन इन्होंने अपना नाम बदलकर सूर्य कुमार से सूर्यकांत कर लिया था। तो अभी जो आप सूर्यकांत पढ़ते हैं वो इनके द्वारा, खुद के द्वारा परिवर्तित अपना नाम है। मूल नाम याद रखना है सूर्य कुमार, जो कि माता पिता के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा इनको छायावाद का महेश, आपने ब्रह्मा विष्णु महेश साथ में शक्ति को पढ़ा प्रतीकात्मक रूप में, तो महेश या रुद्र पूछ लिया जाए तो कौन है? निराला जी हैं, इसको भी आपने पता रखना है। इसके अलावा इनकी एक उपाधि है या इनका एक और नाम है जिसको आप कहते हैं महाप्राण। आपने सुना होगा महाप्राण निराला। तो सवाल बनता है कि ये महाप्राण किसके द्वारा दिया गया? देखो, गंगा प्रसाद पांडे जी ने एक जीवनी लिखी थी
निराला जी की, किस नाम से? महाप्राण नाम से। तो सवाल बन जाए कि निराला को महाप्राण की संज्ञा देने वाले साहित्यकार कौन हैं? तो गंगा प्रसाद बिमल जी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस नाम से एक जीवनी इनकी लिखी है। इनको इसके अलावा ओज और औदात्य का कवि कहा जाता है, रामविलास शर्मा जी ने कहा है। शताब्दी का कवि इनको नंद दुलारे बाजपेयी जी ने कहा है। शताब्दी का मतलब 100 वर्षों में एक बार इस तरह का कोई कवि होता है, तो उसको शताब्दी का कवि कहा गया। और इनके काव्य को शताब्दी का काव्य कहा है डॉक्टर नामवर सिंह जी ने। तो ये अलग अलग साहित्यकारों के द्वारा जो इनके बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए गए हैं, वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। हिंदी का सबसे बड़ा प्रयोगवादी कवि आप कहेंगे तो छायावाद में है। प्रयोगवादी क्यों? इनको अज्ञेय ने कहा है क्योंकि लेखन कार्य में प्रयोग की जो एक अवधारणा थी या प्रयोगवाद की जो कुछ विशेषताएं रही, वो यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और आप जानते हैं प्रयोगवाद अज्ञेय जी से जुड़ा हुआ है, और इन्होंने स्वयं इनको क्या कहा है? हिंदी का सबसे बड़ा प्रयोगवादी सिद्ध किया है। इनको नए कवियों का गोरखनाथ भी कहा जाता है। इसके अलावा छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का पथ प्रदर्शक कवि भी कहलाते हैं, क्योंकि रचनाएं इनकी कुछ उस तरह की थी जो इन सभी या जो यहाँ पर दिए गए हैं सभी युग विचारधारा उन सबको लेकर चलने वाली थी। इसके अलावा इनको छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। शलाका पुरुष का मतलब होता है महान पुरुष, या उस समय जो एक महापुरुष जिसने जन्म लिया, तो उसके लिए हम शलाका पुरुष का जो है प्रयोग करते हैं। अब यहाँ मुख्य बात, एक सवाल बनता है, हिंदी में मुक्तक छंद की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो आप जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को मुक्तक छंद के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने पहली बार मुक्तक छंद का प्रयोग किया। और ये भी ध्यान रखें, जब कुछ नया होता है, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, जब भी कुछ नया कोई करता है तो उसके विद्रोह में या उसके विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि नई चीजें स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, या लोग जो पुरानी मान्यताओं पर चले आ रहे हैं शायद एकदम से कुछ नया स्वीकार करना उनको अच्छा नहीं लगता होगा। इसलिए जब मुक्त छंद या मुक्तक छंद की इन्होंने रचनाएं शुरू की, तो कहते हैं साहित्य में एक हलचल मची और इनको हर तरफ से कहते नहीं उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। हर कोई इनकी जो है उपेक्षा कर रहा है, इनके इस छंद पर व्यंग कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। हालांकि आज आप देखेंगे तो जो मुक्तक छंद है, कहते हैं धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है हर कवि मुक्तक छंद में। आपने कभी कवि सम्मेलन सुना होगा तो उसमें कहते हैं मैं एक मुक्तक प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या है कि वो मुक्तक यानी जो कविता है वो छंदों के बंधन से मुक्त है, ऐसी कविता प्रस्तुत करना चाहते हैं। और ये रचना आसान भी होती है बाकी जो आप छंदों का ध्यान रखते हैं उसकी तुलना में। तो मुक्तक छंद के प्रणेता कौन है? निराला जी हैं, ध्यान रखेंगे। अब सवाल आता है कि जब इन्होंने इस छंद को शुरू किया तो इनके आलोचकों ने उसको किस नाम से संबोधित किया? तो इसको कुछ ने कहा रबड़ छंद है, ये कहीं से भी तोड़ मरोड़ के बीच में से कुछ भी आ जाता है। कुछ ने कहा ये केचुआ छंद है, लचक बहुत ज्यादा है, मतलब एक ना नियम के बंधन से मुक्त है ये। आप जब किसी आप छंद में दोहे में करें, सोठे में करें, तो एक गति, यति, लय सबका ध्यान रखना पड़ता है, मात्राओं का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ आप पूरी तरह से मुक्त हैं, आपके मन में जो भी आ रहा है, खड़ी बोली में भी सामान्यतः आप लिख सकते हैं। तो इसको रबड़ छंद या केचुआ छंद किसे कहा गया? मुक्तक छंद को कहा गया है, ध्यान रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कवित्व है, कवित्व छंद को इन्होंने हिंदी का जातीय छंद कहा। सवाल बन जाए हिंदी का जातीय छंद किसे कहा जाता है? कवित्व को किसने कहा है? निराला जी ने। हालांकि और भी लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ निराला जी की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने भी इसको क्या कहा है? जातीय छंद कहा है। और मृत्यु के उपरांत यानी मरने के बाद, इनके निधन के बाद इनको पद्म भूषण, जो कि भारत सरकार के द्वारा आप जानते हैं पुरस्कार होता है, उससे सम्मानित किया गया। निधन कब हुआ था? 1961 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया था, और ये दो ऊपर की पत्रिकाएं महत्वपूर्ण है, और उसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड नंबर पे है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम समन्वय की बात करते हैं। 1922 ईस्वी में प्रकाशित, मतलब इन्होंने संपादन कार्य किया था इसका। आगे बढ़े तो मतवाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। निराला जी का नाम सबसे ज्यादा किसी पत्र या पत्रिका से जुड़ा तो वो कौन सा है? मतवाला। 1923 ईस्वी में आया था। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका जो मोटो था या आदर्श वाक्य जिसको आप कहते हैं, उसको स्वयं निराला जी ने तैयार किया था,
और ये जो आदर्श वाक्य है पूछ लिया जाता है सवाल के रूप में कि किस पत्रिका से संबंधित है या किसके द्वारा इसको लिखा गया था। तो कहते हैं इसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा होता था, अमीय गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। तो किसके बारे में इन्होंने कहा, इस मतवाला पत्र के बारे में लिखा है। और यहाँ पर जो आपको एक राग विराग दिखाई दे रहा होगा, आगे आप पढ़ेंगे निराला पर जो साहित्य रचना की गई है उसमें राग विराग नाम का एक संकलन तैयार किया गया था जिसके संपादक थे रामविलास शर्मा जी। तो ये पंक्ति निराला जी की ये मोटो के रूप में, आदर्श वाक्य के रूप में मतवाला के लिए लिखा गया था, महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ, सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही मना किया था, बिल्कुल, क्योंकि जो जूही की कली है वो पहले उन्हीं के पास गई थी छपने। अब उन्होंने देखा ये कौन सी कविता है, एक तो छंद के बंधन से मुक्त है, दूसरी जब अपने मन की बातें उसमें लिख रहे हैं तो उनको ना कुछ अश्लीलता नजर आई। वो कहते हैं आपकी कविता जो है अश्लील है, तो लिखने छापने से मना कर दिया था उन्होंने। लेकिन ये विशेष बातें जो है याद रखेंगे। रंगीला एक पत्र था, हालांकि इतना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मतवाला को याद रखेंगे, वर्ष याद रखना है, इसका मोटो याद रखना है। आते हैं पहली कविता की तरफ, या पहला जो प्रकाशन था उसकी तरफ। तो सवाल बनता है निराला जी की प्रथम कविता कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है जूही की कली। हालांकि इसका जो रचना काल था 1916 में ही ये पूर्ण हो चुका था, और ये 1916 का ही वो दौर है जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पास जाते हैं, कहाँ पर, सरस्वती के अंदर ये संपादक हुआ करते थे, और अपनी कविता लेकर जाते हैं कि भाई इसको छापना है। तब ये वो कविता है जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने छापने से मना कर दिया। यहाँ से सवाल बनता है कि किस कविता पर अश्लीलता का आरोप लगाते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने छापने से मना कर दिया था, तो वो जूही की कली है। तो कहते हैं 1916 में तो छप नहीं पाई, ये जाकर 1921 ईस्वी में छपती है। तो पहली कविता तो है लेकिन अप्रकाशित रह गई थी, लेकिन समय आपने याद रख लेना है, 1916 ईस्वी में ये कविता पूर्ण हो चुकी थी। ठीक है, रामविलास शर्मा जी के अनुसार पहली कविता कौन सी है, भारत माता की वंदना। और याद रखें ये पहली प्रकाशित कविता है, 1920 में इसका प्रकाशन किया गया था। तभी मैंने कहा जो जूही की कली है उसका प्रकाशन जाके 21 में होता है, फर्स्ट टाइम में इसका प्रकाशन नहीं हो पाया था। तो भारत माता की वंदना किसके अनुसार, वैसे पहली कविता पूछ ली जाए तो जूही की कली आपने याद रखना है रामविलास शर्मा जी के अनुसार, या फिर प्रथम प्रकाशित कविता पूछ ली जाए तो भारत माता की वंदना याद रखनी है, 1920 की रचना है इनकी। इसके अलावा इनकी अंतिम कविता पूछ ली जाती है, या कई बार पूछा जाता है कि पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, ये किसकी रचना है। तो आप देखिए 1961 में निधन हुआ था और उसी वर्ष ये कविता इनकी प्रकाशित हुई थी, और ये कविता इनकी अंतिम कविता है, ये भी याद रखना है। अब सवाल आता है, ये तो कविताओं की बात कर ली, संग्रह इनका पहला कौन सा है, तो अनामिका 1923 में आया था। तो अनामिका निराला जी की प्रथम काव्य संकलन या कविता संकलन है, जो कि 1923 में प्रकाशित किया गया। तो यहाँ पर आपने सारी जो प्रथम इनकी हैं वो देख ली हैं, और ये महत्वपूर्ण है, सारे पॉइंट यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो जैसे आपने पहली कविता काव्य संग्रह देखा, वैसे ही अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है, सांध्य काकली 1969। ये आपको अंदाजा लग रहा होगा कि निधन के बाद प्रकाशित हुआ है, तो अंतिम काव्य संकलन इनका जो है सांध्य काकली निकल के आता है। आगे बढ़ेंगे, रचनाओं की बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध कविताएं, अच्छा यहाँ से ना एक सवाल और बनता है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम कविताओं की बात कर रहे हैं, आगे काव्य संकलन की बात करेंगे। और जब आप काव्य संकलन की बात करते हैं, चूंकि निराला जी की हम बात कर रहे हैं, इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं, जैसे आपने देखा संध्या सुंदरी है, भिक्षुक है, जूही की कली है, या फिर कुकुरमुत्ता है, राम की शक्ति पूजा है। तो सवाल बनता है कि ये किस संकलन में संकलित है, थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके संकलन को देखेंगे। तो जूही की कली जो कि 1916 में आई थी। इसके अलावा भारत माता की वंदना 1920 में आई थी कविता। भिक्षुक सन ना भी याद रखें, पहले का सन याद रखें, बाकी आप देख लें एक बार नाम कौन से हैं, क्योंकि यहाँ से ज्यादातर सवाल जो आते हैं वो नाम से आते हैं। अरेंज करने के लिए कौन सा आता है, जो बहुत प्रसिद्ध रचनाएं, सरोज स्मृति है, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, ये कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भिक्षुक है, इनको थोड़ा सा ये याद रखें कि कौन सी कविता सबसे पहले आई थी, उसके बाद कौन सी आई थी, क्योंकि क्रम अगर दे दिया जाए तो आपको अगर क्रम भी याद रहता है तो आप इजीली उसको मिला पाते हैं। भिक्षुक लिखी 1923 में,
संध्या सुंदरी। भिक्षुक आपने पढ़ी होगी बचपन में, वो आता दो टूक कलेजे के लाता करता पछताता पथ पर आता। ये कविता हमने 6 या 7 क्लास में पढ़ी थी, बहुत अच्छी कविता थी। एक तरह से कह सकते हैं जो पूरा सामाजिक परिदृश्य है या उसमें एक व्यक्ति किस पूरी स्थिति में है वो सब कुछ यहाँ पर चित्रण कर दिया गया। बहुत ही मार्मिक कविता थी। सरोज स्मृति ये हिंदी का प्रथम शोक गीत है और हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत भी है। किन पर लिखा गया था तो आप जानते हैं, इनकी जो पुत्री है सरोज, जिनका निधन हो गया था, तो कम उम्र में इनकी पत्नी का भी निधन हो गया। फिर इनकी पुत्री को इनके नाना नानी के घर भेज दिया गया, विवाह भी होता है, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा होता है और उसी दौरान सरोज का भी निधन हो जाता है। तो बहुत व्यथित हो जाते हैं और समाज में तो वैसे ही उपेक्षाएं मिल रही थी। तो सारा दुख इन्होंने, देखो ये दुख केवल सरोज के लिए नहीं है, कहते हैं इसके अंदर सरोज का दुख तो है ही है, जो इनके साहित्यिक जो क्षेत्र में लोग थे जिनसे इनकी प्रतिस्पर्धा तो नहीं कहेंगे लेकिन वो शायद मानते रहे हों, उन्होंने जो उपेक्षा की है निराला जी की, वो सब वहां पर निकल के आता है। उनका मन एक तरह से खोल के रख देते हैं। या जो समाज में एक जाति व्यवस्था है जिसको आप कहते हैं ना कि जाति व्यवस्था क्या, गोत्र व्यवस्था भी एक बुरी चीज है, उसके अंदर भी इन्होंने इन चीजों का जो है दिल खोलकर वर्णन किया है। तो बहुत ही मार्मिक, नहीं सुना है तो सुनिएगा। नेट जेआरएफ वाले विद्यार्थी या ऑल इंडिया जो टीजीटी है उसमें झारखंड का जो सिलेबस है उसके अंदर सरोज स्मृति को पूरा पढ़ाया हुआ है, एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। राम की शक्ति पूजा भी करवाई हुई है, आपके सिलेबस में नहीं भी होगा तो निराला को समझने के लिए आप इसको देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने इनका वर्णन किया है। राम की शक्ति पूजा इंपॉर्टेंट रचना है 1936। इसके अलावा कुकुरमुत्ता, वो तोड़ती पत्थर, वो तोड़ती पत्थर भी महत्वपूर्ण रचना है, ये भी आपने पढ़ी होगी। अब आते हैं काव्य संकलन, एक बार देख लें उसके बाद हम बात करेंगे कि किसके अंदर कौन सी कविता संकलित है। अनामिका 1923 द्वितीय संस्करण का 37 में आया था, तो पहला ही याद रखना है 1923 में आई थी कविता। परिमल 1930 में आई थी, गीतिका 1936। यहाँ से क्रम आता है, यहाँ से तो बिल्कुल जब सवाल बनते हैं तो क्रम में ही बनते हैं या फिर सीधे सीधे वर्ष दे दिया जाता है कौन सी कविता किस वर्ष प्रकाशित की गई थी। तुलसीदास 38 में इसको जो है प्रकाशित किया गया था, पूरा ये 34 में ही हो गया था, 1934 में पूरा हो गया था। कुकुरमुत्ता है 42 की रचना। अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, बेला जो है वो 46 में लिखा इन्होंने, नए पत्ते है वो भी 46 में आई थी। अर्चना 50, आराधना 53। देखो अर्चना जो है 50 साल की हो गई है और आराधना हो गई है 53 साल की, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। गीत कुंज जो है 54 में आई थी और सांध्य कांकली जो अभी आपने कहा अंतिम काव्य संग्रह है 1969 में इसका प्रकाशन किया गया था इस काव्य संग्रह का। तो यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध जो काव्य संकलन है निराला जी के वो आपने देखे हैं। अब थोड़ा सा बात करेंगे कि किस काव्य संकलन में कौन सी कविताएं हैं। पहला काव्य संकलन अनामिका 2023 में आया था। यह हम बात करें द्वितीय संस्करण में जो कविताएं संकलित हैं उनमें से कौन सी महत्वपूर्ण है। एक तो सम्राट एडवर्ड के प्रति जो है ये याद रखना है। प्रेयसी रेखा सच है, ये थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं, ये महत्वपूर्ण रचना है जो इसके अंदर संकलित है। इसके अलावा देखो सरोज स्मृति, ये तीनों लास्ट की जो रचनाएं हैं ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि किस में संकलित है। सरोज स्मृति, वो तोड़ती पत्थर और राम की शक्ति पूजा, ये तीनों ही महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं, ये तीनों ही महत्वपूर्ण रचनाएं आपकी जो रचना है अनामिका उसमें है। तो अब देखो ये सवाल मैं जब टेस्ट लूंगी ना तो ये सवाल मैं शामिल करूंगी कि ये तीनों रचनाएं किस काव्य संकलन में संकलित हैं। तो आपको फटाफट से पता होना चाहिए कि अनामिका के अंदर सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और वो तोड़ती पत्थर, इन तीनों को संकलित किया गया है। परिमल की बात करें 1930 में आया था, इसमें जूही की कली, बादल राग जो कि 6 खंडों की रचना है। देखो ये सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं परिमल के अंदर। बादल राग, विधवा, भिक्षुक, इसके अलावा पंचवटी प्रसंग महत्वपूर्ण रचना है। अधिवास, दीन, और इसके अलावा आप देख रहे हैं बहू और संध्या सुंदरी। आप
लास्ट की रचनाएं छोड़ भी सकते हैं। शुरुआत की जो 5 रचनाएं हैं वो आपको पता होना चाहिए कि जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक और पंचवटी। इसके अलावा संध्या सुंदरी जो है वो परिमल के अंदर संकलित है। परिमल के बारे में कुछ विशेष बातें। ये जो परिमल संग्रह है इसमें छायावाद के साथ साथ जो प्रगतिवादी कविताएं हैं या ऐसी कविताएं जिसके अंदर प्रगतिवाद के लक्षण हमें दिखाई देते हैं वो भी यहाँ पर विद्यमान है। महाराज शिवाजी का पत्र, आह्वान, जागो फिर एक बार, बादल राग, ये जो इसके अंदर संकलित कविताएं हैं इसको क्रांतिकारी कविता कहा गया है, अर्थात क्रांति का भाव इसके अंदर निहित है। बादल राग जो कविता है ये विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखें, बच्चन सिंह जी ने इसे राजनीतिक कविता कहा है क्योंकि क्रांति की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है समाज में बदलाव की बात हो रही होगी और बदलाव कहाँ से आएगा, राजनीति से आएगा, तो इसलिए इन्होंने क्या कहा, इसको राजनीतिक कविता कहा है। सवाल दो तरह से बन जाए, बादल राग को बच्चन सिंह जी ने किस नाम से संबोधित किया, तो आपको याद रखना राजनीतिक कविता, या फिर बादल राग को राजनीतिक कविता किसने कहा है, डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा है। दोनों तरीकों से याद रखें। हाँ बिल्कुल, अमित जी ने लिखा तुलसीदास में 101 छंद हैं, बिल्कुल 101 छंद ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तुलसीदास पर आते हैं। एक तो प्रबंधात्मक खंड काव्य है, ध्यान रखें, कुल छंद 101, और ये जो 1934 में आई थी तो उसके बाद 35 में कहते हैं सुधा में ये 5 अंकों में प्रकाशित हुई थी। अब देखो ये सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, कोई खास रचना होती है, किस पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि जो तुलसीदास है ये सुधा पत्रिका के अंदर प्रकाशित हुआ था। सुधा पत्रिका के अंदर ज्यादातर जो निराला जी की रचनाएं हैं वो छपती थी। तो एक तो इनकी पत्रिकाएं हैं जिसका इन्होंने संपादन किया, और सुधा को याद रखेंगे इनके लेख छपा करते थे इसके अंदर। इसको पुस्तक के रूप में 1938 में प्रकाशित किया गया, इतना आपको नहीं याद रखना है, 1934 याद रखें, इतना बहुत है। इसके अलावा इसको राम की शक्ति पूजा का पूर्व संस्करण माना जाता है। जैसे आपने कामायनी के पूर्व संस्करण देखे थे, वैसे ही राम की शक्ति पूजा का पूर्व संस्करण किसको कहा जाता है, तुलसीदास जी को कहा जाता है। इसके अलावा बात करें कुकुरमुत्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको। यहाँ से कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। ये महाकाव्य तो नहीं है, ये प्रबंधात्मक लंबी कविता है। लंबी कविता कहने का मतलब एक ऐसी कविता जिसका स्वरूप, जिसका आकार किसी प्रबंध काव्य जैसा हो सकता है, लेकिन वास्तव में प्रबंधात्मक गुण उसमें मौजूद नहीं होते। तो इसको महाकाव्य जैसा गौरव तो प्राप्त हुआ है, लेकिन वास्तव में ये लंबी कविता है, याद रखें। इसका पूर्वार्ध भाग यानी 2 भागों में प्रकाशित हुआ। तो पहला जो भाग था वो 1941 में हंस में प्रकाशित हो चुका था, शुरुआती भाग जो आप कह सकते हैं। कहते हैं कि ये मार्क्सवादी कविता है, यानी मार्क्स के विचार या मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो इसके अंदर हमें दिखाई देती है। अब यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनता है, कुकुरमुत्ता आपने सुना होगा, गांव में जब हम जाते थे बारिश के मौसम में, वो मशरूम जैसा निकलता था और उसकी छतरी हुआ करती थी सफेद कलर की, कई बार वो बहुत बड़ा सा आकार लेके निकलता था, तो हम लोग उसको तोड़ के लाते थे और वो देखने में बिल्कुल किसी छतरी जैसा होता था, छोटा सा, तो उसको हम लोग गांव में कुकुरमुत्ता बोलते थे। तो यहाँ पर कुकुरमुत्ता नाम की रचना जो है 1942 में, आपने भी शायद देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा कुकुरमुत्ता किसको कहते हैं। तो सवाल बनता है कि प्रतीक क्या है, क्योंकि यहाँ पर कुकुरमुत्ता के साथ साथ गुलाब की भी बात हुई है। तो सवाल बनता है कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। चूंकि मार्क्सवादी कविता है, आप जानते हैं शोषक और शोषित वर्ग यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है मार्क्सवाद के अंदर। तो सर्वहारा यानी कुकुरमुत्ता जो है वो सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है, और गुलाब जो है वो शोषक वर्ग। सर्वहारा कहने का मतलब शोषित वर्ग। तो ये अपने आप है। अच्छा, एक गेहूं और गुलाब, एक निबंध भी है गुलाब राय जी का है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, गेहूं और गुलाब, उसमें प्रतीकात्मक रूप अलग है। कई बार हम दोनों को जोड़ कर देखते हैं, तो वो निबंध का प्रतीकात्मक रूप अलग है, ध्यान रखें। कुकुरमुत्ता में कुकुरमुत्ता सर्वहारा है और गुलाब जो है वो शोषक वर्ग का प्रतीक है। अब यहाँ पर एक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का कथन है, कहते हैं कि कुकुरमुत्ता हिंदी की प्रथम कविता है जिसमें पूंजीपति वर्ग के प्रति आक्रोश के तीव्र स्वर हैं।
तो यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद जी ने किसके बारे में, कुकुरमुत्ता के बारे में कहा है। प्रभाकर माचवे जी ने कुकुरमुत्ता को निराला के काव्य का प्रस्थान बिंदु माना है कि यहाँ से जो इनकी कविता है वो वास्तविक रूप में शुरू होती है, यहाँ से प्रस्थान करते हैं कविता की तरफ। तो यहाँ पर जो है निराला के काव्य का प्रस्थान बिंदु। नंद किशोर नवल जी ने संपूर्ण हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कह दिया है, यानी संपूर्ण हिंदी साहित्य जो है यहीं से आगे की तरफ प्रस्थान कर रहा है। कुकुरमुत्ता के अंदर और कौन सी कविताएं हैं, एक तो खेल है, गर्म पकौड़ी, स्फटिक, शिला, रानी और कहानी। ये हालांकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर आपने क्या याद रख लेना है, ये जो शुरुआत की आपने कुछ पॉइंट देखे हैं, ये पॉइंट कुकुरमुत्ता के विषय में सारे महत्वपूर्ण हैं और कथन साहित्यकारों ने जो दिया है वो भी आपने यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। होता है बरसात में, व्यंग प्रधान रचना है, बिल्कुल। आगे बढ़े, राम की शक्ति पूजा। इसमें आप देखेंगे कि जो कविता के अंदर शब्द हैं, बड़े लंबे लंबे शब्द हैं, तत्सम शब्दावलियों का ज्यादा प्रयोग किया गया है इस कविता के अंदर। राम की शक्ति पूजा में 1936 में आई थी। ठीक है, प्रबंधात्मक लंबी कविता है और शक्ति छंद में रचित है। एक लंबी कविता के अंतर्गत आने वाली कविता है। कहते हैं इस पर जो प्रभाव पड़ा है वो बांग्ला के कृतिवास रामायण का प्रभाव है। और कविता संदेश क्या देती है, पौरुष का संदेश देती है, यानी अपने बल पर आपको भरोसा होना चाहिए। ये कुछ उस तरह की कविता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसे छायावादी कवियों पर लगाए गए पलायनवाद का प्रत्युत्तर कहा है। देखो, छायावादी कवियों पर ना पलायनवाद का आरोप लगता है कि वो ना हर चीज से दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका उत्तर या प्रत्युत्तर किसने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि राम की शक्ति पूजा निराला की ही नहीं, संपूर्ण छायावाद की एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। यानी पूरे छायावाद की, अगर हम एक, जैसे कामायनी के बारे में बहुत सारे साहित्यकारों ने कहा कि पूरा एक, अगर हम पूरे छायावाद को लेकर चलते हैं तो वहां पर सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ क्या निकल के आता है, जो कामायनी है। तो वैसे ही डॉक्टर नगेंद्र जी कह रहे हैं कि संपूर्ण छायावाद की एक उत्कृष्ट उपलब्धि, सबसे बेहतर आप रचना अगर किसी को मानते हैं तो ये, हाँ बिल्कुल, राम की शक्ति पूजा जो है भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। आप इसको भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, कहानी संग्रहों की बात कर लेते हैं। यहां से देखो कहानी संग्रह कौन से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो सुकुल की बीबी, चतुरी चमार याद रख लेना है। लिली इनका कहानी संग्रह सखी है। सुकुल की बीबी, कहते हैं जो सुकुल की बीबी है उसी को बाद में चतुरी चमार के नाम से प्रकाशित कर दिया गया था, और देवी नाम का एक संग्रह है। तो ये काव्य संग्रह, कहानियों का संग्रह मुख्य रूप से आपको दो याद रखने हैं, सुकुल की बीबी और चतुरी चमार। यहाँ से सवाल बनते हैं। उपन्यास भी महत्वपूर्ण है, थोड़ा उपन्यासों की बात करें। देखो, उपन्यास के बीच से सवाल नहीं आते हैं क्योंकि साहित्यकारों की प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सवाल भी उन्हीं एरिया से पूछे जाते हैं। अभी आप निराला की बात करेंगे तो कवि के रूप में हमारे सामने ज्यादा इनकी प्रसिद्धि है। हालांकि उपन्यास भी इन्होंने बेहतरीन लिखे हैं, लेकिन वहां से बीच से प्रश्न बहुत कम आते हैं। तो उपन्यास कौन से हैं? अप्सरा, प्रभावती, निरूपमा, चमेली, चोटी की पकड़, काले कारनामे और इंदुलेखा। लास्ट के जो दो उपन्यास हैं ये अपूर्ण माने जाते हैं। काले कारनामे और इंदुलेखा जो है, जैसे आप कई बार सवाल बनता है कि किसी विशेष साहित्यकार का नाम लेकर पूछा जाता है अपूर्ण रचना कौन सी है, तो आपको निराला के बारे में याद रखना है। काले कारनामे और इंदुलेखा जो है वो अपूर्ण रह गई। बाकी अप्सरा, प्रभावती, निरूपमा, चमेली, चोटी की पकड़, ये रचनाएं महत्वपूर्ण है। 44 में ही आई थी। ठीक है, 44 यहाँ पर जो है याद रखेंगे सब। क्या इन्होंने कुछ रेखा चित्र भी लिखे? बिल्कुल, ये कथात्मक रेखा चित्र है, मतलब कहानी के रूप में लिखा गया रेखा चित्र है, जिसमें कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया, अभी DT+B का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया बिल्लेसुर बकरिया जो है वो किसकी रचना है। तो कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया जो है ये भी इन्हीं की रचना है। निबंध की तरफ चलते हैं। हालांकि निबंध नहीं पूछा जाता है तो आप चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं। प्रबंध पद्म है, प्रबंध प्रतिमा है, चाबुक, चयन और संग्रह, ये निराला जी के द्वारा लिखे गए निबंधों का संग्रह है, अर्थात जो निबंध इन्होंने लिखे हैं वहां पर संकलित कर दिए गए हैं सारे। क्लियर है यहाँ तक?
कुछ इन्होंने आलोचनात्मक रचनाएं भी लिखी हैं, जैसे रविंद्र कविता कानन है, पंत और पल्लव। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, दोनों ही ध्यान रखिए, पंत और पल्लव, रविंद्र कविता कानन। कानन मतलब क्या होता है? जंगल, वन। दो संस्करण आए थे पंत और पल्लव के, दोनों के हालांकि वर्ष पॉसिबल नहीं है पूछा जाना, क्योंकि जब अलग अलग संस्करण प्रकाशित होते हैं तो सवाल थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहां से नहीं बनते, क्योंकि पहला संस्करण कब आया। अगर बहुत प्रसिद्ध कोई रचना है तो उससे पूछ लिया जाता है प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण, वरना आपने याद रखना है पंत और पल्लव, रविंद्र कविता कानन, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? तो निराला जी की हैं। यहाँ तक आपने रचनाओं की बात की, थोड़ा सा हम चलते हैं निराला जी के कुछ प्रमुख कथन, या आप निराला जी के द्वारा देखिए परिभाषाएं भी इसको बोल सकते हैं। कहते हैं मनुष्यों की मुक्ति की तरह, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखें, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। अच्छा, मनुष्य की मुक्ति किससे होगी? मनुष्य की मुक्ति होगी कर्म के बंधन से। तो मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना, और कविता की मुक्ति कैसे होगी? छंदों के शासन से अलग हो जाना। अर्थात मनुष्य की स्वतंत्रता जिस तरह से महत्वपूर्ण है, वैसे कविताओं को भी इन छंदों के बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। कथन किसका है? निराला जी का है। पूछ लिया जाता है कहां पर लिखा गया, तो परिमल की भूमिका में ये कथन आपको मिल जाता है। कहते हैं कि भावों की मुक्ति छंदों की मुक्ति भी चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद हैं। भाषा, भाव और छंद तीनों ही स्वतंत्र होने चाहिए, स्वच्छंद होने चाहिए। ये माधुरी में इन्होंने एक लेख लिखा था। इसके अलावा जो कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं, कवित्व का पुरुष गर्व है। देखो, यहाँ हम बात करते हैं कविता की, तो कविता कई बार कहते हैं ना स्त्री की तरह होती है, बड़ी कोमल होनी चाहिए, सुकुमार, उसके अंदर बड़ा रसात्मकता होनी चाहिए। तो यहाँ पर निराला जी कहते हैं कि कविता जो है वो पुरुष का गर्व है, न कि स्त्री की सुकुमारता है। अपने आप में आप समझिएगा, जो एक कविता के विषय में लोगों ने मान्यता बना रखी थी, उसको कहीं ना कहीं खंडन किया है इन्होंने। कवित्व हिंदी का जातीय छंद है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, निराला जी ने ये कथन दिया है। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। आज तो आप बिल्कुल कहानी की तरह इसको सुन रहे हैं, अच्छी बात है। एक बार सुन लेंगे, दोबारा नोट्स बना लेंगे, चीजें और अच्छे से रिवीजन में आ जाएंगी। आगे बढ़िएगा। सॉरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, मैंने गुलाब राय का नाम ले लिया था। गेहूं और गुलाब जो है सुशीला जी ने लिखा, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। ठीक है, गेहूं और गुलाब निबंध है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। आलोचकों के मत देखते हैं, इनके बारे में क्या बोला लोगों ने। कहते हैं निराला में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। मतलब बहुत से वस्तुओं को स्पर्श करने की। स्पर्श करने का क्या मतलब है कि आप जब लेखन कार्य कर रहे हैं तो ऐसे किसी पर्टिकुलर एक रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, आप जो विभिन्न चीजें आपको दिखाई दे रही हैं उन सब को स्पर्श कर रहे हैं, उन सब पर लेखन कार्य कर रहे हैं, सब पर अपनी दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ये किसका कथन है? आचार्य शुक्ल जी का। कुकुरमुत्ता काव्य अभिजात्य से मुक्ति का प्रयास है। अभी आपने वही देखा ना, शोषक और शोषित वर्ग जो है, सर्वहारा और शोषित। तो ये किसका कथन है? दूधनाथ जी का है। संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने ही किया है, आचार्य शुक्ल जी का कथन है। ये कथन कैसा मतलब लग रहा है? जब आप संगीत की बात करते हैं तो लयात्मकता की बात करते हैं, और जब लयात्मकता की बात करते हैं तो तुक की बात करते हैं, और जब तुक की बात करते हैं तो इसका विरोध कौन करता है? निराला जी करते हैं, क्योंकि जहां छंद होगी वहां तुकबंदी होगी, ध्यान रखें। और उनके बिल्कुल विपरीत जो इनका लेखन कार्य था, कहते हैं संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के निकट लाने का सबसे अधिक जो श्रेय जाता है वो निराला को जाता है। तो आप देखिए कैसे एक आलोचक की दृष्टि, मतलब जो हमें सामान्य लोग देखते हैं कि निराला का लेखन ऐसा है, आचार्य शुक्ल जी बिल्कुल उसके अपोजिट देखते हैं कि इसमें संगीतात्मकता भी है। चलिए, कहते हैं निराला शताब्दी के कवि हैं नंदुलारे वाजपेयी जी। निराला का काव्य शताब्दी का काव्य है, डॉक्टर नामवर सिंह जी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आधुनिक युग के सर्वाधिक मौलिक क्षमता से संपन्न कवि है निराला, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। और कहते हैं निराला ओज और औदात्य के कवि हैं। इसके अलावा मुक्त छंद समुचे स्वच्छंदतावाद युग की आत्मा है, डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने ये लिखा है कि जो मुक्त छंद चलाया था किसने? निराला जी ने। वो संपूर्ण स्वच्छंदतावाद का जो है
स्वच्छंदतावाद की आत्मा है। हालांकि शुरुआत इन्होंने कर दी थी। तो यहाँ पर आकर जो निराला जी के बारे में विशेष बातें थी वो आप देख चुके हैं। तो इस क्लास को फिलहाल के लिए यहीं पर समाप्त करेंगे और कल के लिए जो क्लास शेड्यूल है, कल हो सकता है एप्लीकेशन पर मैं क्लास करूं क्योंकि मैंने डेट बढ़ा दी है। थोड़ा सा रिजल्ट वगैरह था तो हो सकता है मुझे टाइम लग जाए। समय मिला तो मैं उसको रिशेड्यूल कर दूंगी। रिशेड्यूल होगा तो लाइव होती है आपको मैसेज जाएगा, वरना कल टेस्ट करेंगे। और जो हमारा एप्लीकेशन पर क्लास है उसको शायद अभी मैं कह नहीं सकती, पहले बता दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं क्लास नहीं हो रही है। तो कल थोड़ा सा काम ज़्यादा है इसलिए मैंने पहले ही उसको डेट आगे कर दी है। बाकी आज 9 बजे यूट्यूब पर टेस्ट होगा। द्विवेदी युग पढ़ रहे हैं, द्विवेदी युग के प्रश्नों को उसमें शामिल करेंगे। तो सभी शामिल होइएगा 9 बजे और कोशिश करें। ज़्यादातर सवाल मैंने खुद से बनाए हैं। आपके जो अपने नोट्स क्लास के अंदर प्रोवाइड किए गए थे या आपने जो नोट बनाए होंगे उसी में से ज़्यादातर सवाल लिए हैं। तो आप नोट लेकर बैठेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व कर पाएंगे। या आप क्लास करने के बाद जब आप टेस्ट कर लें उसके बाद अपने नोट लेकर बैठें और देखें कि जो आपने 2-4 मतलब दिन पहले या 1 हफ्ते पहले पढ़ा था कि आप टेस्ट में वो कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको वापस से नोट के अंदर रिवीजन करिएगा। फिलहाल इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मिलिएगा अभी 9 बजे यूट्यूब पर, प्रश्नों को देखेंगे थोड़ा सा।